अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ हसन रोज़ा। उम्मीद करता हूँ आप तमाम स्टूडेंट्स बखैर आफियत हैं। डियर स्टूडेंट्स, हमने प्रीवियस क्लास में पहले 5 रिव्यू क्वेश्चंस को पढ़ लिए। अब हम अगले 2 रिव्यू क्वेश्चंस को पढ़ेंगे, 6th और 7th। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चंस थोड़े से लेंथी होने वाले हैं, इसलिए मैंने सिर्फ इस लेक्चर में 2 क्वेश्चंस ही चूज़ किए हैं कि आपको करवाऊँ। तो स्टूडेंट्स, आपने इन क्वेश्चंस को डिटेल से सुनना है और नोट किए जाना है ताकि आपके नोट्स तैयार हो जाएं। तो चलिए स्टूडेंट्स, व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं बगैर किसी ताखीर के इन लेक्चर्स, इन रिव्यू क्वेश्चंस को स्टडी करने के लिए। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारे आज के लेक्चर का पहला रिव्यू क्वेश्चन और वैसे ये चैप्टर का 6th रिव्यू क्वेश्चन है। बहुत इंटरेस्टिंग है, इंपॉर्टेंट भी है, इसको मार्क कर लें और सिंपल भी है। आप यकीनन ये पहले से जानते होंगे। मैं सवाल पढ़ता हूं और लेट्स फाइंड आउट कि क्या पूछा जा रहा है। क्वेश्चन सेज व्हाट इज मेंट बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल। तो डियर स्टूडेंट्स, पहली चीज तो हमें सीधी सीधी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन बतानी है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या मुराद है। और फिर यह भी पूछा जा रहा है हाउ वुड यू डिटरमिन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। यानी आपके पास अगर रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब हो तो आप उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर कर सकते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मेजर कैसे किया जाए ये तो बाद की बात है। पहले तो आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए और मुझे यकीन है कि हमने इस टॉपिक को, इस पॉइंट को चैप्टर में थॉरली डिस्कस किया था, तो आपको यकीनन पता होगा। क्योंकि रिव्यू क्वेश्चन है तो थोड़ा सा इसको रिवाइज करना पड़ेगा। तो चलिए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को रिकॉल करने से पहले जरा कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन पे आते हैं। याद कीजिए, हम क्या कहते हैं कि हमारे पास लेट्स से अगर ग्लास और एयर मौजूद हो, लेट्स से हमारे पास ये ग्लास मौजूद है और ऊपर हमारे पास एयर मौजूद है एज अ रेयर मीडियम, और इस ग्लास की सरफेस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं। इस परपेंडिकुलर को हम नॉर्मल बोलते हैं। डियर स्टूडेंट्स, जो लाइट की रे इस नॉर्मल पर एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है। जाहिर है लाइट की रे आएगी, आके इस सरफेस ऑफ ग्लास पर टकराएगी, तो जिस एंगल पर आके टकराती है उसे एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब आप जानते हैं कि जब ये ग्लास में ट्रांसमिट होगी तो अपने असल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो जाएगी, असल पाथ से थोड़ा सा मुड़ जाएगी। इसके इस मुड़ने के फिनोमिना को रिफ्रैक्शन कहा जाता है। अब याद रख लीजिए, हमेशा जब भी लाइट की रे एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है तो हमेशा टुवर्ड्स नॉर्मल की तरफ बेंड होती है। आप देख सकते हैं असल पाथ इसका थोड़ा सा दूर था और अब ये अपने असल पाथ से इस तरह से बेंड हुई है कि नॉर्मल के करीब आ गई है। इस सिचुएशन में जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर आपको याद होगा जब आपने चैप्टर पढ़ा था तो आपने लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन किए थे। उन लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन में जो सेकंड पोस्टुलेट था वो बहुत इंपॉर्टेंट था। आपने उसे स्नेल्स लॉ का नाम भी दिया था। तो डियर स्टूडेंट्स, ये स्नेल्स लॉ बेसिकली क्या है याद कीजिए। स्नेल्स लॉ को रिकॉल कीजिए, आपको फौरन सारी बातें याद आ जाएंगी। आपने कहा था कि हमेशा साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस की रेशियो विद द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एक कांस्टेंट आती है। और डियर स्टूडेंट्स, वो कांस्टेंट हम क्या नाम देते हैं? उस कांस्टेंट को हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी n का नाम देते हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को आप यूं भी डिफाइन कर सकते हैं, द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज कॉल्ड एज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। अब आप से अगर पूछा जाए कि किसी ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कैसे मेजर करेंगे तो आप बहुत सिंपल तरीके से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कर सकते हैं। आपको अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस की वैल्यू मालूम हो, आपको अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की वैल्यू मालूम हो, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन की रेशियो ले लीजिए। आपके पास जो कांस्टेंट आएगा वही उस ग्लास की सरफेस का, उस ग्लास के मटेरियल का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये तो सिंपल सा मेथड भी हो गया इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करने का, और सिंपल सा मेथड भी हो गया इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को फॉर अ ग्लास स्लैब फाइंड आउट करने का। थोड़ा सा एक कदम और आगे आइए, मैं इस कॉन्सेप्ट को मजीद क्लियर करना चाहता हूं। आपको याद होगा मैंने चैप्टर नंबर 10 पढ़ाते हुए रिपल टैंक के टॉपिक में ये बात बताई थी कि इन द रेयर मीडियम द वेव्स ट्रेवल फास्टर। यहां पर वेव्स फास्टर होती हैं, वेव्स की स्पीड ज्यादा होती है, और जब हम किसी डेंसर मीडियम में जाते हैं तो डेंसर मीडियम में द वेव्स बिकम्स स्लो, वेव्स स्लो हो जाती हैं। और इसकी रीजन हमने क्या पढ़ी थी डियर स्टूडेंट्स, याद कीजिए। हमने कहा था कि रेयर मीडियम में हमारी वेवलेंथ ग्रेटर होती है, और वेवलेंथ के ग्रेटर होने की वजह से वेलोसिटी भी ग्रेटर होती है। पुराना कॉन्सेप्ट रिकॉल करवा रहा हूं, चीजों को ऐसे साथ साथ रिकॉल करते रहा करें, तमाम चीजों को ज्वाइन करके पढ़ा करें ताकि कॉन्सेप्ट आपके क्रिस्टल क्लियर हो। और नीचे जब डेंसर मीडियम की बात करते हैं तो डेंसर मीडियम में वेव स्लोअर क्यों होती है, क्योंकि वेवलेंथ शॉर्ट होती है, और वेवलेंथ के शॉर्ट होने से हमारी वेलोसिटी भी लेस हो जाती है। सो माय डियर स्टूडेंट्स, यहां पर ग्लास एक डेंसर मीडियम है, तो लिहाजा यहां पर लाइट की वेवलेंथ भी कम होगी और वेलोसिटी भी लाइट की कम होगी। फकत एक चीज कांस्टेंट होगी, वो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। डियर स्टूडेंट्स, CONST is the short form for constant. So the frequency will remain constant, यानी the color of light will remain constant. तो अब आप ये बात समझ चुके हैं, जान भी चुके हैं कि एक डेंसर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कम हो जाती है और एक रेयर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट फास्टर है। सो मैं कहता हूं कि लेट्स से एयर में स्पीड ऑफ लाइट है c, एयर कह लीजिए या वैक्यूम कह लीजिए, तकरीबन दोनों में सेम होती है, सो एक बराबर होती है। सो हम इसीलिए एयर और वैक्यूम के लिए सेम वैल्यू ऑफ स्पीड ऑफ लाइट यूज कर सकते हैं। और हम कहते हैं कि अगर हम ग्लास की बात करें तो ग्लास में स्पीड ऑफ लाइट ये नहीं होगी, स्पीड ऑफ लाइट यहां पर थोड़ी सी लेस होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, इसलिए मैंने यहां पर स्पीड ऑफ लाइट के लिए v का सिंबल यूज किया है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि ये स्पीड ऑफ लाइट हमारे ग्लास के मीडियम में आखिर कितनी कम हो रही है, कितने टाइम्स रिड्यूस कर रही है, ये कैसे पता चलेगा? तो हमें इसकी भी रेशियो लेनी पड़ेगी। तो रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम टू द स्पीड ऑफ लाइट इन द मीडियम इज ऑलवेज अ कांस्टेंट. So this constant is again called as the refractive index of the particular medium. तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से आपको यह भी आइडिया मिलता है कि उस खास पर्टिकुलर मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट कितनी रिड्यूस हो रही है, कितने टाइम्स कम हो रही है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के कॉन्सेप्ट को भी समझा, इसकी डेफिनेशन को भी समझा, और यह भी समझा कि एक ग्लास मटेरियल के लिए इस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को मेजर कैसे किया जा सकता है। मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, अब हम मूव ऑन करेंगे अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, ये रहा हमारा आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन अगेन इंपॉर्टेंट है और ये प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, इवन दो कि इसका एक पूरा प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन बना करता है। चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। आपको सवाल ये पूछा जा रहा है, स्टेट द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एंड शो हाउ दे मे बी वेरीफाइड यूजिंग रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब एंड पिन्स। सो डियर स्टूडेंट्स, अब यहां पर दो बातें हैं। एक तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, उन्हें बयान करें। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले इसी पार्ट को सॉल्व करते हैं। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है हम जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं। द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ऑल लाई इन द सेम प्लेन। हमारी बुक की स्टेटमेंट है, ये तमाम चीजें एक ही प्लेन पे, एक ही पॉइंट पे, एक ही सरफेस पे होती हैं, तो लिहाजा इसे पहला पोस्टुलेट ऑफ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कहा जा सकता है। इसके बाद सेकंड पोस्टुलेट भी हम अपनी पिछले क्वेश्चन में देख चुके हैं। पिछले क्वेश्चन हमने इस पॉइंट को डिफाइन भी किया है।
The ratio of the sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction r is always equal to a constant. इस कांस्टेंट को हम n कहते हैं और इस कांस्टेंट का नाम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है. सो ये दो पोस्टुलेट्स या पॉइंट्स हैं रिफ्रैक्शन के. तो डियर स्टूडेंट्स, इसी बात को हम रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब और पिन्स की मदद से साबित कैसे कर सकते हैं. तो चलिए साबित करने के लिए कोई एक एक्सपेरिमेंट डिजाइन करते हैं. तो डियर स्टूडेंट्स, एक्सपेरिमेंट डिजाइन करने के लिए आपके पास ग्लास स्लैब मौजूद है. चलिए ग्लास स्लैब को ड्रॉ करते हैं. ये रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब है हमारे पास. डियर स्टूडेंट्स, दिस इज मेड अप ऑफ ग्लास. ये ग्लास से बनी है, लिहाजा ये एक डेंसर मीडियम है और इसके ऊपर हमारे पास हवा है जो कि एक रेयर मीडियम है और इसके नीचे भी हमारे पास हवा है जो एक रेयर मीडियम है. हमारे पास सिचुएशन समझ में आ गई कि सिचुएशन कैसी है. हमने हवा में एक किसी सरफेस पे ग्लास स्लैब को रखा हुआ है और इस ग्लास स्लैब की सरफेस पे जहां पे इंसिडेंट रे ने आकर टकराना है वहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेते हैं. डियर स्टूडेंट्स, दिस परपेंडिकुलर इज कॉल्ड एज द नॉर्मल. तो स्टूडेंट्स, हमने क्या किया कि इस नॉर्मल से किसी एक पॉइंट के ऊपर कुछ दो पिन्स को एक खास सीध में लगा दिया. मिसाल के तौर पे हम इस बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में इन दो पिन्स को लगा देते हैं. एक पिन इधर आ गई और एक पिन इधर आ गई. हम इन दो पिन्स को बहुत स्ट्रेटनेस के साथ स्केल की मदद से लगा देते हैं. तो इन दो पिन्स को फिर हम ग्लास स्लैब में इस साइड से, लेट्स से साइड बी कहते हैं, ये साइड ए है, साइड बी की तरफ से देखना शुरू किया तो हमें ये कुछ पिन्स ऐसे दिखाई देंगी. जहां पर भी दिखाई देंगी हम वहां पर कुछ और पिन्स लगा देंगे. पिन्स भी लगा सकते हैं और पेंसिल से मार्क भी कर सकते हैं. बेहतर है कि हम पिन्स लगा दें इन्हीं दो पिन्स की सीध में, बिल्कुल इन्हीं की स्ट्रेटनेस में. तो स्टूडेंट्स, हम इन दो पिन्स को लगाने के बाद इन पिन्स के मार्क को ज्वाइन कर देते हैं ताकि हमें इंसिडेंट और रिफ्रैक्टेड रे का आइडिया हो जाए. तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास जो इंसिडेंट रे है वो कुछ इस तरह से आएगी. ये इंसिडेंट रे आ जाएगी. डियर स्टूडेंट्स, ये इंसिडेंट रे जो एंगल बना रही है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा यकीनन. सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस. डियर स्टूडेंट्स, असल में तो इस रे का पाथ होना था बिल्कुल स्ट्रेट, लेकिन ये अपने असल पाथ से थोड़ा सा डेविएट हो चुकी है. इसका क्या सबूत है? इसका सबूत ये है डियर स्टूडेंट्स कि अगर आप नीचे वाली पिन्स की बिल्कुल सीध में एक लाइन ज्वाइन करें तो वो लाइन कुछ इस तरह से आएगी. इस लाइन का भी एक यकीनन नॉर्मल होगा. हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं लाइक दिस. तो डियर स्टूडेंट्स, अब ऊपर वाली जो लाइट की रे थी उसे अपने स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल करना चाहिए था, लेकिन आप देख सकते हैं वो अपने स्ट्रेट पाथ में ट्रेवल नहीं की, बल्कि वो इस स्ट्रेट पाथ से थोड़ा सा बेंड होकर आई है. सो ये बेंड होना ही तो असल में रिफ्रैक्शन कहलाता है. सो आपने एक्सपेरिमेंटली इस बात को साबित किया कि लाइट की रे अपने असल पाथ से बेंड हुई है. और गौर करें, ये एक रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाते हुए कैसे बेंड हुई है? इट बेंट टुवर्ड द नॉर्मल. ये नॉर्मल की तरफ बेंड हुई है. तो पहले भी बता चुका हूं, फिर से याद दहानी के लिए बता रहा हूं कि याद रखिएगा, whenever the ray of light goes from a rare medium to the denser medium, it always bend towards the normal. तो इस वक्त जो एंगल यहां बन रहा होगा dear students, with the refracted ray, this angle is called as angle of refraction. So ये मेरे पास angle of refraction आ जाएगा और ये मेरे पास refracted ray आ जाएगी. तो अब आप इसको चेक कर सकते हैं. हमेशा this angle of incidence का साइन डिवाइडेड बाय एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन का साइन कांस्टेंट आएगा. आप ये कैसे चेक करेंगे? आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बार बार चेंज करके एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मेजर कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल, एक दफा एंगल ऑफ इंसिडेंस को ये रखा, अगली बार हो सकता है कि आप एंगल ऑफ इंसिडेंस को बढ़ा दें,
तो उस सूरत में एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन भी यकीनन चेंज हो जाएगा। जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन चेंज होगा तो उस केस में भी हमेशा ये रेशियो सेम आएगी। सो आप इस बात को यानी सेकंड पोस्टुलेट ऑफ द लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को वेरीफाई कर सकते हैं थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। बहुत सिंपल सा एक्सपेरिमेंट था। मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सपेरिमेंट भी समझ आया होगा और आपने इन्हीं दोनों पोस्टुलेट्स को एक सिंपल से एक्सपेरिमेंट की मदद से प्रूव होते हुए भी देखा। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस छोटे से और सिंपल से एक्सपेरिमेंट को अपने घर में प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करेंगे। हमारे घर में आम ग्लास की छोटी सी स्लैब अवेलेबल हो जाती है, मिल जाती है, तो आप उसे पेपर के ऊपर रख के ये काम आसानी से प्रैक्टिकली अप्लाई करके देख भी सकते हैं। तो आप जल्दी से अपने घरों में एक ग्लास स्लैब से एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को मेजर भी करें और साथ ही साथ इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी मेजर करें और देखें क्या वैल्यू आती है। स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आपको समझ आया होगा। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूं कि इन दो सवालात का डिटेल्ड रिव्यू आपको समझ आया होगा। हमने प्रॉपर कॉन्सेप्ट रिकॉल किए। स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ चीज़ें क्लियर हैं और आप नोट्स भी बना रहे हैं। इसी उम्मीद के साथ यहाँ पर इजाज़त चाहता हूँ। आपसे मिलूँगा अगले लेक्चर में। अपना बेइंतहा ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम। खुदा हाफिज़।